रुख करते हैं एक मैनेजमेंट के साथ हमारी बातचीत की तरफ। तिमाही नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त सिंजीन इंटरनेशनल का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ा है। Q3 नतीजों में दबाव देखने को मिला है। कंपनी के सालाना आधार पर आय में 3% की कमी आई है, लेकिन मुनाफा जो है वो 44% के आसपास घटा है। साथ ही एबिटा और मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला है। नतीजों पर कहां से दबाव आया, आगे क्या रणनीति है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंजीन इंटरनेशनल के CFO दीपक जैन साहब। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और पहला सवाल मेरा जो है वो डी ग्रोथ को लेकर ही है कि फाइनेंशियल्स में कई चीजें आई हैं थोड़ी नेगेटिव टर्म्स पे। क्या उस पर आपका कहना है? क्या आप उस पर थोड़ी बहुत अगर आप प्रकाश डालें तो हमें अंदाजा लगेगा कि क्या चीजें हो रही हैं। थैंक यू। अगर आप देखें इस क्वार्टर का हमारा रेवेन्यू 917 करोड़ है, जो करीबन 3% का डिक्लाइन है। अगर मैं आपको अपना एबिटा नंबर बताऊं तो एबिटा 225 करोड़ है, करीबन 24% एबिटा मार्जिन है। और हमारा पैट करीबन 73 करोड़ या 73 करोड़ है। वो अगर मैं वन ऑफ्स हटा देता हूँ, वन ऑफ्स जो लेबर कोड के लिए जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको हटा दूं तो मेरा 73 करोड़ का है, विच इज करीबन 8% पैट मार्जिन है। अगर मैं इसी को रिफ्लेक्ट करूं फुल ईयर टू डेट बेसिस पे, ईयर टू डेट पे 2700 करोड़ का मेरा रेवेन्यू है और उसमें 3% की ग्रोथ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मेरा एबिटा नंबर भी 24% करीबन है और मेरा रिपोर्टेड पैट अगेन वन ऑफ्स को हटा दे या एक्सेप्शनल आइटम्स को हटा दे तो 227 करोड़ है। अगर मैं देखूं मेरे इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में, हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर में हम बताए थे कि एक हमारा लार्ज मॉलिक्यूल क्लाइंट है जिसके इन्वेंट्री करेक्शंस और हेडविंड्स के चक्कर में हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा और वही इम्पैक्ट प्ले डाउन कर रहा है। अगर मैं इस क्वार्टर का रिजल्ट्स का डिक्लाइन का बात करूं तो वो डिक्लाइन प्राइमरीली वही प्रोडक्ट के क्लाइंट के प्रोडक्ट के मद्देनजर हमारे बिजनेस में उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मैं उसको हटा देता हूं, उसको स्ट्रिप आउट कर देता हूं, तो मेरा जो बेस बिजनेस है या अदर बिजनेसेस है वो स्टेडी ग्रोथ दिखा रहे हैं। सो मेरे बिजनेस की स्टेडी ग्रोथ चल रही है, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इम्पैक्ट आ रहा है उसके ही इम्पैक्ट से मेरे रेवेन्यू में आपको थोड़ा डिक्लाइन दिख रहा है। सर, क्या ब्रेकडाउन आप हमें बता पाएंगे कि जो परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है फाइनेंशियल्स में, तो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट की अगर ब्रेकडाउन आप हमें बताएं तो ज्यादा क्लियर पिक्चर एक हमें दिखेगी। हम टिपिकली मार्जिन और बिजनेस सेगमेंट को ब्रेकडाउन नहीं करते हैं, लेकिन हम अपना बिजनेस बताते हैं। मेरा रिसर्च एंड नॉन रिसर्च बिजनेस या मेरा CRO और CDMO बिजनेस, इस क्वार्टर हमारा CRO और CDMO बिजनेस 65+% इज CRO बिजनेस, बैलेंस मेरा CDMO बिजनेस है और वही हमारा स्प्लिट चल रहा है। हमारा बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी डायरेक्शनली हमने यही आपको डायरेक्शन दिया था कि बिजनेस स्प्लिट 65+% रेंज पे ही रहेगा CRO का हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पार्टनरशिप की बात करें, आपने जो ब्रिस्टॉल मेयर्स जिसकी पार्टनरशिप जो आपकी है उसको आप कैसे देख रहे हैं पैन आउट होते हुए, और ये आपके लिए मिड टर्म में कैसे प्ले आउट होगा ओवरऑल? तो हमने भी पहले बताया कि हमारा जो ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के साथ कोलैबोरेशन है वो हमारा 25 साल से भी पुराना कोलैबोरेशन है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप दैट वी हैव विद दैट कंपनी। अगर मैं उससे समझूं, ये जो 5 साल का एक्सटेंशन है उसका ये मतलब है कि मेरे पास आज के दिन ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के बिजनेस का करीबन 10 साल का विजिबिलिटी है। ये हमारी बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, हमारी स्टेबल बिजनेस है और 10 साल की विजिबिलिटी से हमें काफी सपोर्ट मिलता है हमारे पूरे P&L पे, क्योंकि इससे हमें टेंजिबल विजिबिलिटी मिलती है कि हमारे बिजनेस में आगे कितने की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। तो ये पार्टनरशिप अच्छी है। इस पे हम करीबन अगर आप ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के तरफ से सोचें तो ये उनका काफी सिग्निफिकेंट रिसर्च विंग है इंडिया में और हम उनके की पार्टनर हैं इस बिजनेस में। एंड हमारे लिए ये 5 साल का एक्सटेंशन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा ओवरऑल P&L के लिए और हमारे पार्टनरशिप के लिए भी। बिल्कुल। आपने नई कैपेसिटीज भी ऐड की हैं अपने ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी में, तो उसका कैसा असर आप मिड टर्म में देख रहे हैं अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस पर? सो अगर आप देखें तो हमारे कंटिन्यूस एफर्ट रही है कि हम अपने CRO और CDMO बिजनेसेस में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी एनहांसमेंट करें इन लाइन विद जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है।
आज के दिन अगर आप सीआरओ बिजनेस में देखें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, नए मोडालिटीज आ रहे हैं, न्यू स्ट्रक्चर्स इन विच ड्रग डिस्कवरी हो रही है, एंड हम ये कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि हम क्लाइंट के लिए रेलेवेंट रहे ऑल द टाइम। तो ये जो हर क्वार्टर, जैसे पिछले क्वार्टर में भी हमने बताया था कि हमारे पास पेप्टाइड्स की इन्वेस्टमेंट्स की है या बायोकॉन्जुगेशंस की इन्वेस्टमेंट्स की है। अगर मैं इस क्वार्टर में बात करूं तो मेरे ओरल सॉलिड डोसेजेस के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक वो हाई थ्रूपुट कैपेसिटी ओरल डोसेज के मेरे लिए ड्रग प्रोडक्ट्स में हेल्प आएगी। अगर मैं आपके डिस्कवरी केमिस्ट्री बिजनेस में देखूं, डिस्कवरी केमिस्ट्री बिजनेस में हमने हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, कैटालिटिक स्क्रीनिंग और फ्लो केमिस्ट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। इससे क्लाइंट के लिए जो हम सर्विस डिलीवर करते हैं उस पे स्पीड और एफिशिएंसी पे काफी बर्ताव आएगा। एंड आज के दिन हम वो क्लाइंट के लिए हमेशा इतना रेलेवेंट रहना चाहते हैं कि क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर हम ज्यादा खरे उतरे और उससे हम ज्यादा क्लाइंट के लिए रेलेवेंट और इफेक्टिव हो सके। आज अगर आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्लाइंट के लिए स्पीड ऑफ डिलीवरी बहुत क्रिटिकल एलिमेंट होता है, इनोवेशन बहुत क्रिटिकल एलिमेंट होता है, उनके लिए टेक्नोलॉजी बहुत क्रिटिकल होता है। क्या की सो दैट कि हम जो उनके लिए ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करें, उनके लिए वो काफी एफिशिएंट हो प्रोसेस, काफी टाइम पे हो और उस पे इनोवेशन के लेवल्स हाई होते हैं। उसी को की पैरामीटर्स या हमारे की पॉइंटर्स ले ले या की पिलर्स बोल दे, हम उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे इन्वेस्टमेंट्स जाती है। हर क्वार्टर हम अपना इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे टू बी रेलेवेंट टू द क्लाइंट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सो ब्रॉडर एक और क्वेश्चन आपका जीएलपी के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ब्रॉडर जो जीएलपी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में इस वक्त अवेलेबल हैं उसको लेकर आपका क्या आउटलुक है, स्पेशली तब जब आपकी कंपनी जो है वो एक प्रोमिनेंट प्लेयर है पेप्टाइड स्पेस में। अगर आप ग्लोबली देखें तो जीएलपी वंस बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, उस पे काफी चर्चा हो रही है, काफी लोग ने उसके बारे में बात किया और इंडिया में अब वो उसकी भी आउटपुट्स आने लग गई है। आपने सही कहा कि हम नॉट जस्ट पेप्टाइड्स, हम हमारी ऑफरिंग अक्रॉस ऑल मोडालिटीज होती है एंड पेप्टाइड्स में डेफिनेटली हमारी फोकस रही है और हमारी इन्वेस्टमेंट्स रही है। पिछले क्वार्टर भी हमने बताया था कि हम पेप्टाइड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एज एंड व्हेन अगर आप मोडालिटीज पे एडवांसमेंट्स बोलें या हमारे डिफरेंशिएटेड कैपेबिलिटीज बोले या डिफरेंशिएटेड मोडालिटीज बोले, हम अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू जारी रखेंगे। क्लाइंट के जो भी एवोल्यूशंस के लिए जरूरत होता है हम उसमें हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे। तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारे लिए। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, मोडालिटी एडवांसमेंट्स, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हमारी इन्वेस्टमेंट्स इंश्योर करते हैं कि क्लाइंट के लिए हम हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, टेक्नोलॉजीज को हमेशा आगे रखें। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आपके गाइडेंस को लेकर कि जो आपने गाइडेंस दिया था फुल ईयर का लास्ट ईयर अप्रैल में, क्या आप वो मीट करने के लिए ऑन ट्रैक चल रहे हैं, वो गाइडेंस मीट करेंगे? हम FY27 के बारे में तो करीबन अप्रैल मई में आएंगे, जब तब आपको बताएंगे कि हमारा FY27 का गाइडेंस क्या रहेगा। हम एक साल के गाइडेंस के बियॉन्ड आगे नहीं करते। हमने इस साल का गाइडेंस दिया हुआ है और उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो हमने इस साल के बिगनिंग में गाइडेंस दिया था कि हमारा मिड सिंगल डिजिट का ग्रोथ होगा। हमने ये भी बताया था कि एक हमारे सिंगल क्लाइंट के एक प्रोडक्ट के हेडविंड्स के चक्कर में हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट रहेगा। वो बिजनेस का इम्पैक्ट हमारे क्वार्टर में भी दिख रहा है और वो कंटिन्यू कर रहा है, थोड़ा स्टीपर है जो हमारे उम्मीद से। तो हमें अपना गाइडेंस जो रेवेन्यू का है वो हम थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया दीपक जी आज जुड़ने के लिए 18 हाउस स्वदेश पर और अपने जो है नतीजों को अच्छे से समझाने के लिए, गाइडेंस पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए एक काम करते हैं, फोरम से एक राय ले लेते हैं सिंजीन इंटरनेशनल के ऊपर। कंपनी के नतीजे फोरम कमजोर रहे थे, मुनाफे में जो है वो गिरावट आई थी 44% के आसपास, रेवेन्यू भी 3% के आसपास डाउन है। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट से जब हमने अभी बात की तो वो ग्रोथ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, आउटलुक उनका काफ़ी बेहतर दिख रहा है फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं उनसे। तो क्या राय आपकी बनती है इसके चार्ट को देखते हुए, इस कंपनी के सिंजीन इंटरनेशनल की बात मैं कर रहा हूँ? आज तो स्टॉक काफी गिरा है 4% से। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो काफी वीक रहा है। अगर हम लास्ट 1 ईयर या फिर हम एंड ऑफ 2024 960 का हाई था और अभी स्टॉक प्राइस 568 पे है। मतलब कि अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 40% अभी फिलहाल
हाई से नीचे है, 52 वीक हाई से। तो मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस अराउंड 520 टू 530 के आसपास थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए। वहां पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है जो 2022 में काफी टाइम स्टॉक प्राइस ने 500 से 520 के लेवल्स पे सपोर्ट लिया है। तो मेरे हिसाब से वहां तक प्राइस आ सकता है। अभी मार्केट सेंटिमेंट भी काफी वीक है, जिसकी वजह से प्राइस और भी थोड़ा नीचे आके 500 टू 520 के बीच में सपोर्ट ले ले। वहां से हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंस बैक आना चाहिए। बिल्कुल। सो 520 530 के आसपास एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है, जहां से बाउंस बैक की उम्मीद जो है वो फोरम को है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर सलाह लेंगे फोरम से। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल।